प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 का फाइनल एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स विषय का था। साइंस कॉमर्स वाले बच्चों लोग का तो बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया है और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम ठीक नहीं गया है। यदि उन्होंने सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच किया है तो निश्चित रहिए आप पास कर जाइएगा। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलान कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। सब्जेक्टिव चूंकि लंबा होता है तो इसको हम लोग दो पार्ट में इस वीडियो को देखेंगे। ये पहला पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, एक उदाहरण दीजिए। तो जहां वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति की नीतियां बाजार की ताकतों से तय होती है वहां की अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। मतलब मांग और पूर्ति के द्वारा जहां मूल्य वस्तुओं का निर्धारित होता है वो आपका बाजार संतुलन वहाँ होता है। तो यहाँ बाजार अर्थव्यवस्था पूछा जा रहा है तो इसमें भी मांग और आपूर्ति की शक्ति काम करती है। अगला है, उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल क्यों होता है। तो उदासीन वक्र कुछ इस तरह का होता है और ये है आपका मूल बिंदु, इसकी ओर क्या होता है, उठा हुआ था। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है MRS/XY मतलब घटते हुए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसके कारण यह उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। घटते हुए प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होता है, तो इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये वक्र है, ठीक से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप दूरी का लंबा जो देख रहे हैं वो क्या हुआ, सेकेंड बार में जब ए बिंदु पर था तो ये दूरी देखिए ज़्यादा है। उसके बाद जब बी बिंदु पर उपभोक्ता आता है तो ये दूरी कम हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ आना क्या होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाता है कि ए से बी की ओर क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। तो यहाँ पर ये दूरी जो कम हो रहा है इसका मतलब है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या हो रही, घट जा रही है। तो ये घटती जाती, जैसे अब बी से सी पर आएगा तो और कम हो जाएगा। तो इसलिए उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत लागत क्या है। यदि किसी वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की लागत 60 रुपये है तथा 11 इकाई उत्पादन की लागत 75 रुपये है तो इसकी सीमांत लागत क्या होगी। तो सीमांत लागत का होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहते हैं। कहने मतलब है, यहाँ पर साफ दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि 10 इकाई का उत्पादन लागत कितना है, 60 है। उत्पादन लागत मतलब या TCN मान लिया 60 है, ठीक है। TCN माइनस 1 मतलब होता है इसका एक पहले वाला। तो हमको क्या निकालना है कि 11 इकाई उत्पादन की लागत 75 है, इसलिए 11वीं इकाई का उत्पादन की सीमांत लागत ज्ञात करें। तो 11वां इकाई का पूछ रहा है तो TCN जो होगा मेरा 11वां इकाई का कहलाएगा, तो कितना है, 75। तो यहाँ TCN की जगह 75 हो जाएगा और TCN माइनस 1 मतलब 11 से एक पहले कितना था, 10। तो 10 का लागत कितना है, तो 60 है। अब 75 में 60 को घटा दीजिए तो आपका 15 रुपया लागत सीमांत लागत कहलाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा जब बाजार में किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में एक समान वृद्धि हो। तो मांग तथा पूर्ति में एक साथ परिवर्तन कीमत पर प्रभाव के समय में 3 स्थितियां हो सकती है। ताकि जब मांग और पूर्ति में बराबर की वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु संतुलन मात्रा में परिवर्तन होता है, अर्थात यह बढ़ जाती है। यहाँ देख रहे हैं दोनों में क्या हो रहा है, D1 और D1 में दोनों में बराबर वृद्धि हो रही है। तो ये दोनों में जब बराबर वृद्धि होगी तो मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मूल्य आपका OP1 ही रह गया, लेकिन मात्रा OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जा रहा है। तो आपको ये वाला चित्र बनाना है बी वाला, और आपको बस एक लाइन ये वाला लिख देना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पारिवारिक
क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवाएं प्रदान करता है तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। कहने मतलब परिवार क्षेत्र पास क्या है? तो साधन है। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस जो है वो परिवार क्षेत्र पास है। वो उत्पादक क्षेत्र को अर्थात फर्म को वो देता है उत्पादन करने के लिए, और फर्म जो वस्तु और सेवा उत्पादित करता है उसको अंतिम रूप से उस वस्तु और सेवा को उपभोग करता है पारिवारिक क्षेत्र। तो ये पारिवारिक क्षेत्र क्या हो गया कि उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवा प्रदान करता है तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। अब 36 है, यदि नगद आरक्षित अनुपात 25% है तो मुद्रा गुणक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला है बच्चों मुद्रा गुणक का, इसको हम लोग शाख गुणक भी बोलते हैं, 1/CRR। CRR हो गया नगद आरक्षित अनुपात, कितना है 25%। बैठा दिए इसके जगह पर। 25% को हम लोग तोड़ेंगे तो 25/100 हो जाएगा। तो 100 से इसको भागा देंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो 25% का क्या हो जाएगा 0.25। अब यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो 2 अंक है इधर, तो यहाँ 2 अंक पड़ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 100/25। अब 25 चौके कितना हो जाएगा 100, तो आ गया आपका आंसर कितना 4। अगला है सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है? तो सरकार की वे मौद्रिक प्राप्तियां जो देयताओं का निर्माण करती है और जो परिसंपत्तियों पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की कम मतलब सरकार की बजट प्राप्तियों का एक भाग होता है। पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है। सरकार द्वारा लिए जाने वाला ऋण देयता है इसे वापस किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है। उदाहरण है कि सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक उद्योग के शेयर बेचने से सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाती है। 38 आपका खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है। 39 है भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते के मुख्य मदों को लिखिए। तो मुख्य मद है आपका निजी ऋण, बैंक पूंजी का प्रवाह, सोने का प्रवाह, सरकारी पूंजी, मौद्रिक सोने का सुरक्षित भंडार, ये सब पूंजीगत खाते के मद हैं। 40 है राजस्व प्राप्तियां क्या है? यह पूंजीगत प्राप्तियों से किस प्रकार भिन्न होती है? तो राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे मौद्रिक प्राप्तियां जो ना तो देयताओं का निर्माण करती है और ना ही परिसंपत्तियों को कम करती है, राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। मतलब इसमें किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा बल्कि आपका इनकम बढ़ेगा, सरकार का इनकम बढ़ेगा, तो वो राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। राजस्व प्राप्तियों से सरकार को कोई देयता उत्पन्न नहीं होती। उदाहरण कर अर्थात सरकार कर के बदले कुछ देने के लिए बाध्य नहीं होती है, ठीक है। जबकि पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है। उदाहरण सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण देयता है, इन्हें वापस किया जाता है। 41 है खुले बाजार कार्रवाई क्या है? केंद्रीय बैंक इस नीति से किस प्रकार साख पर नियंत्रण करती है? खुला बाजार में क्या होता है कि केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो प्रतिभूति को बेचने लगता है। बेचने से क्या होगा, आदमी लोग उसको खरीदेगा तो बाजार का पैसा बैंक के पास आ जाएगा, तो बाजार में मुद्रा का क्या होगा शॉर्टेज हो जाएगा, मतलब मुद्रा संकुचन हो जाएगा जिससे उन लोग का मांग घटेगा। और यदि साख का विस्तार करना है तो वो खुली बाजार में प्रतिभूति को क्या करेगा खरीदेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पैसा क्या आएगा, खरीदेगा तो पैसा देगा अगला को, तो वो बाजार में रनिंग करेगा, तो इससे साख का विस्तार होता है। ये अपनी भाषा में था बच्चों। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है तो मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है, और जब बाजार से केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है तो मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। जब मुद्रा बाजार में मुद्रा की अधिकता अर्थात मुद्रास्फीति होती है तब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ कर देता है। जनता अपनी नकदी अथवा बचत कोषों से केंद्रीय बैंक द्वारा बेचे जाने वाली प्रतिभूतियों का क्रय करना शुरू कर देती। इस प्रकार नकदी केंद्रीय बैंक को लौट जाती है और प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे बैंकों के नकद कोषों में कमी आ जाती है।
अगला है राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय लेखा में शामिल नहीं किए जाने वाले किन्हीं 4 मदों को सूचीबद्ध कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक देश के सभी निवासियों द्वारा, मतलब सभी समान निवासियों द्वारा 1 वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन अर्थात कारक आय का जोड़। यहाँ साधन आय हो गया भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, उसका जो आय होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे और देश का जो समान निवासी है सबको जोड़ देंगे, वही राष्ट्रीय आय कहलाएगा। राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है NY बराबर FYI, मतलब यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा बराबर होगा I बराबर 1 to N, F हो गया फैक्टर मतलब साधन और Y हो गया आय, साधन आय का जोड़ होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ NY क्या हो गया आपका राष्ट्रीय आय, सिग्मा कुल जोड़ होगा, FY कारक आय होगा जिसमें मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ होगा, और N जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला में एक देश के सभी समान निवासी कहलाएंगे। तो राष्ट्रीय आय लेखा में शामिल नहीं किए जाने वाले 4 मद क्या क्या है? तो पहला गृहिणी की सेवा, तो इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। देखिए राष्ट्रीय आय में वही आय शामिल होगा जो आर्थिक क्रिया कहलाती है, गैर आर्थिक क्रिया वाला आय, गैर आर्थिक क्रिया को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो गृहिणी की सेवा क्या है? गैर आर्थिक काम है, तो इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी इस सेवा का बाजार मूल्य ज्ञात करना कठिन है और यह सेवाएं आय अर्जित करने के लिए नहीं की जाती है। दूसरा है अवैध आय, अवैध आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसका हमारे पास उचित आंकड़े नहीं होते, यह एक अलेखीय आय है, मतलब अवैध आय को छुपा के आदमी रखता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, इसलिए ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। बेरोजगारी भत्ता, तो यह भत्ता उन लोगों को दिया जाता है जो बेरोजगार होते हैं, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह हस्तांतरण भुगतान है। हस्तांतरण भुगतान वाला होता है बिना काम करले हुए जो पैसा मिल जाता है वो हस्तांतरण भुगतान कहलाता है, जैसे स्कॉलरशिप मिल गया, वृद्धा पेंशन मिल गया, तो ये सब राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। फिर है स्वाभाविक दान, तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह हस्तांतरण भुगतान है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए कि बाजार में किसी वस्तु की मांग घटने से उस वस्तु की कीमत घट जाती है। जब मांग घट जाएगा और पूर्ति अधिक रहेगा तो क्या होता है? सामान का दाम गिरने लगता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पूर्ति स्थिर रहते हुए यदि वस्तु की मांग घट जाती है तो संतुलन कीमत तथा उत्पादन घट जाएगा। इसे चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। तो ये है आपका पूर्ति का रेखा, ये है आपका मांग का रेखा, दोनों ई बिंदु पर बराबर है। बाजार में मूल्य है सो ओपी निर्धारित होगा और मांग आपूर्ति जो है ओक्यू निर्धारित होगा। अब है कि मांग क्या होता है? वस्तु की मांग घटने से, तो मांग जिस वस्तु का घटता है उसका वक्र बाईं ओर शिफ्ट कर जाता है, तो डी देखा है सो D1 रेखा हो जाता है और पूर्ति स्थिर है। तो यहाँ संतुलन अब E1 बिंदु पर होगा और मूल्य OP से घटकर OP1 हो जाएगा और मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो जाएगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज को लिखा गया है कि चित्र में मांगी गई मात्रा तथा पूर्ति की मात्रा को x अक्ष तथा कीमत को y अक्ष पर दिखाया गया है। D मूल मांग वक्र तथा SS मूल पूर्ति वक्र है। E संतुलन बिंदु है। मांग में कमी को DD वक्र से D1 बाईं ओर खिसकाव द्वारा दर्शाया जाता है या EA इकाइयों की कम मांग उत्पन्न करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ इतना मांग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इतना मांग कम हो जाता है, इसीलिए EA इकाइयों की मांग कम उत्पन्न करता है। विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता हो गई, इससे कीमत गिरकर OP से OP1 हो जाती है तथा संतुलन उत्पादन OQ से OQ1 हो जाएगा। इसलिए जब मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है तो संतुलन कीमत तथा उत्पादन दोनों गिरता है अर्थात घटता है। पूर्ति की लोच को मापने की ज्यामितीय विधि का वर्णन करें। तो पूर्ति की लोच को सैमुअल्सन ने परिभाषित किया था कि पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की मात्रा है। मतलब इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं ES बराबर डेल्टा S बट्टा डेल्टा P, कहने मतलब है मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन और पूर्ति के अनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को हम लोग पूर्ति की लोच कहते हैं। इसको ज्यामितीय विधि से इस प्रकार माप सकते हैं। ज्यामितीय विधि के अनुसार पूर्ति की लोच पूर्ति वक्र के उद्गम पर निर्भर करती है, मतलब पूर्ति वक्र कहाँ से शुरू होता है इस पर निर्भर करता है। यह मान्यता
लेते हुए कि पूर्ति वक्र सीधी और धनात्मक ढालान वाली रेखा होती है, हम पूर्ति की लोच को 3 संभव स्थितियों में कल्पना कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका पूर्ति का रेखा, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से। तो अगर ओरिजिन से पूर्ति का रेखा शुरू होगा तो यहाँ पूर्ति की जो लोच होगी ES वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पूर्ति कितना है OS और OL है आपका मात्रा। तो P हो गया आरंभिक कीमत, कितना है OS, यहाँ से यहाँ आरंभिक मूल्य है OS, और उसके बाद S1 हो गया नया कीमत, तो OS1 हो गया आपका नया कीमत। फिर आपका आरंभिक मात्रा, इधर मात्रा को दर्शाया गया है तो शुरू का मात्रा आपका कितना है OL, तो OL लिख दिए। उसके बाद मात्रा में क्या हो गया, कम हो गया, OL1 हो गया, तो नई मात्रा मतलब Q1 हो गया OL1। अब पूर्ति का लोच का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पुट कर दिए डेल्टा क्यू मतलब हो गया ये कितना है OL1 और OL, ये डेल्टा क्यू बता रहा है। और डेल्टा P जो हो जाएगा वो है आपका यहाँ, मतलब मान को आपको बैठा देना। डेल्टा क्यू क्या है आपका LL1 है, तो यहाँ पर LL1 बैठ गया डेल्टा क्यू के जगह। डेल्टा P क्या है, तो यहाँ से यहाँ डेल्टा P है, तो आप डेल्टा P के जगह आप क्या लिख सकते हैं SS1। P मतलब शुरू का मूल्य कितना है OS है, शुरू का मात्रा कितना है OL है, और बैठा दिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि BC और आपका AC जो है वो बराबर है। BC और AC का जो दूरी है वो क्या है, बराबर है, त्रिभुज है तो वो बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं BC बट्टा AC गुने OS बट्टा OL, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो मान होगा, मतलब जो इसका मान होगा BC का वही मान OL का होगा, और जो आपका AC का मान होगा वही आपका AL का मान होगा, सेम मान होगा, काहे कि त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज ये है। तो यहाँ पर बस मान को बैठा दिया बच्चों, BC बट्टा AC गुने आपका हो जाएगा OS बट्टा OL, समीकरण एक LL बराबर BC हो जाएगा और SS1 बराबर AC होगा। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AOL एक दूसरे के समरूप है, अतः उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए। इसलिए BC बट्टा AC किसके बराबर होगा, अभी जस्ट समझाए थे, जो BC का मान होगा वही आपका OL का मान होगा, और जो AC का मान होगा वही आपका AL का मान होगा। तो BC के जगह हम लोग क्या लिखेंगे OL, और AC के जगह लिख देंगे AL, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये समीकरण 2 बनेगा। अब समीकरण 2 का मान 1 में बैठा देंगे, जहाँ पर BC बट्टा AC है वहाँ OL बट्टा AL बैठा देंगे। तो यहाँ पर बस पुट कर दिए, यहाँ मान पुट कर दिया आपका, BC के जगह पर OL बटा AL कर दिए। अब यहाँ पर OL कट गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो AL है, AL के जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, तो यहाँ देखिए AL आ जाइए, AL के जगह हम लोग लिख सकते हैं OS, का ये दोनों का दूरी क्या है, बराबर है, तो जो इसका मान रहेगा वही इसका भी मान रहेगा, तो AL के जगह हम लोग OS भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ किया गया है कि OS के जगह हम लोग AL लिख सकते हैं या AL के जगह OS लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका OS के जगह पर क्या लिखा गया, AL लिखा गया, तो AL कट गया, OL कट गया, तो आपका पूर्ति की लोच 1 आएगा। कब 1 आएगा, जब पूर्ति की रेखा जो है वो ओरिजिन से शुरू होगा, तो यहाँ पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी। स्थिति 2 में है, यदि पूर्ति की लोच है सो x अक्ष से शुरू होगी तो पूर्ति की लोच इकाई से कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर y अक्ष से शुरू होती है पूर्ति की लोच, तो यहाँ पर देखिए ये y अक्ष से शुरू हो गया, तो यहाँ पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो जाएगी। यही 3 स्थिति है, मतलब तीनों स्थिति ओरिजिन से होगा तो पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगा, x अक्ष से होगा तो पूर्ति की लोच इकाई से कम होगा, और y अक्ष से होगा तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होगा। ये 3 स्थिति को याद रखना है। अगला है औसत उत्पाद को परिभाषित कीजिए, या सीमांत उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। तो औसत उत्पाद परिवर्तन साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। औसत उत्पादन का फॉर्मूला TP बटा L, मतलब कुल उत्पादन
के इकाइयों से भाग अगर लगा देते साधन की इकाइयों से तो वो औसत उत्पादन हो जाएगा। सीमांत उत्पादन है कि परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई और लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन का जो फॉर्मूला है MP बराबर TPN-1 और एक ये फॉर्मूला MP बराबर डेल्टा TP बटा डेल्टा L। अब यहाँ दोनों में संबंध बताना है कि सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद के बीच संबंध को निम्नांकित प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये है आपका औसत उत्पाद का रेखा, ये है सीमांत उत्पाद का रेखा। जहाँ पर आपका औसत उत्पाद न्यूनतम होता है या अधिकतम होता है, वहाँ सीमांत उत्पादन इसको काटता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। यही लोग में संबंध है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि सीमांत उत्पादन में वृद्धि होने पर औसत उत्पादन में भी वृद्धि होती है, परंतु सीमांत उत्पादन की तुलना में कम वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए सीमांत उत्पादन ज़्यादा है जबकि औसत उत्पादन इससे नीचे है, तो औसत उत्पादन में कम वृद्धि होती है और सीमांत उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि होती है। जब तक सीमांत उत्पादन का मूल्य प्रचलित औसत उत्पादन के मूल्य की तुलना में अधिक रहता है, औसत उत्पादन में वृद्धि होती रहती है। सीमांत उत्पादन में कमी होने पर औसत उत्पादन में भी कमी होती है, परंतु सीमांत उत्पादन की तुलना में कम कमी होती है। इस प्रकार सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन को अधिकतम औसत उत्पादन के बिंदु को ऊपर से काटता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन इसको काटता है, अर्थात यहाँ पर वो बराबर हो जाता है इसके। यही ये दोनों में संबंध है। 46 है, मांग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। अब कुल व्यय विधि इसको प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। इस विधि द्वारा यह पता लगाया जाता है कि मांग की लोच इकाई से ज़्यादा, इकाई के बराबर है अथवा इकाई से कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रेखा में कुल व्यय विधि द्वारा अगर हमको मापना है तो कुल व्यय का फॉर्मूला होता है मूल्य गुने मात्रा। मूल्य कितना है OP, मात्रा कितना है शुरू में OQ। तो मूल्य गुने मात्रा करेंगे OP गुने OQ तो हमको कुल व्यय क्या प्राप्त होगा, OPRQ प्राप्त होगा। उसके बाद नई कीमत के फलस्वरूप नया कीमत मेरा क्या हो गया, OP1। तो कुल व्यय का माप करेंगे तो हो जाएगा मेरा OP1R1Q1। तो इस तरह हम लोग माप सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नई कीमत के फलस्वरूप पुरानी कीमत के फलस्वरूप। अब इस चार्ट को आपको याद करना होगा, बनाना होगा कि मूल्य लोच यदि कीमत घटने पर कुल व्यय अगर बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। कीमत घटने पर कुल व्यय घट जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी, और कीमत घटने पर कुल व्यय स्थिर रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। ये कीमत घटने पर हुआ। अब यदि कीमत बढ़ने पर होगा तो कीमत बढ़ने पर कुल व्यय अगर घटता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है तो मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी और स्थिर रहने पर बराबर हो जाएगी। कीमत घटने पर मतलब होता है कि जैसे 4 रुपया पर हम लोग 10 इकाई खरीद रहे थे, अब 5 रुपया दाम हो गया तो हम इसका 15 इकाई खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर कीमत क्या हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कीमत बढ़ने पर। अब कुल व्यय क्या हो रहा है, 10 से मान लीजिए 15 हो गया। मान लीजिए कुल व्यय का फॉर्मूला होगा मूल्य गुने मात्रा करेंगे तब कुल व्यय निकलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 10 है और 10 से हो गया 15, तो इसका मतलब है कुल व्यय बढ़ जा रहा है, 10 से 15 हो रहा है, तो ये वाला टेबल में आएंगे कुल व्यय बढ़ता है। तब हम लोग का आंसर सीधे लिखा जाएगा मांग की लोच इकाई से कम होती है। बच्चों अब हम लोग सेकेंड पार्ट के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर को देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।